हेलो फ्रेंड्स, रेशमा शिक्षा वर्ल्ड में आपका स्वागत है। यहाँ मैं आपको हिंदी पेडागोजी पेपर 1 सीटेट की पढ़ाऊंगी। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 1। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। इसका मतलब क्या है, जो राजभाषा हिंदी और जो लिपि जो देवनागरी है वो हमारे संविधान में कहाँ पर वर्णित है, किस अनुच्छेद के अंदर वर्णित है। ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 342 में है। ऑप्शन नंबर दूसरा है अनुच्छेद 343 में है। ऑप्शन नंबर तीसरा है अनुच्छेद 344 में है, या ऑप्शन नंबर 4 है अनुच्छेद 345 में है। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा, अनुच्छेद 343 के अंदर है। तो हमारी जो हमेशा आप याद रखना, राजभाषा हिंदी और जो लिपि देवनागरी का है वो अनुच्छेद 343 के अंदर वर्णित है। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा जो है बिल्कुल सही है। कई बार पेपरों के अंदर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सीटेट्स के अंदर भी पूछा जाता है कि कई बार आपके बच्चों को पता तो होना चाहिए कि जो हिंदी भाषा हम आपको मतलब पढ़ रहे हो तो उस भाषा को जो है किस अनुच्छेद के अंदर है। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा जो है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर दूसरा, कर, बैठ, चल आदि धातु प्रकार है। इसमें क्या पूछ रहा है कि वो ये कौन सी धातु के हैं। ऑप्शन नंबर 1 मूल धातु के हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा है यौगिक धातु है। ऑप्शन नंबर तीसरा है प्रेरणार्थक धातु है, या ऑप्शन नंबर 4 नाम धातु है। तो देखो, यौगिक धातु जो होते हैं वो मिले जुले हुए होते हैं, और प्रेरणार्थक क्या होता है, जिसमें कहते हैं ये काम कर, वहाँ कर, उसको प्रेरणा दी जाती है, वो क्या होते हैं, प्रेरणार्थक धातु होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 नाम धातु, जो नाम से संबंधित होते हैं। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 मूल धातु है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 हमेशा याद रखना, मूल धातु होते हैं जो कर, बैठ, चल आदि जो धातु प्रकार है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर तीसरा, मातृभाषा का अर्थ है। मातृभाषा किसे कहते हैं। देखो, मातृभाषा जो होती है वो होती है जो बच्चा जिस परिवेश से आता है। हर एक बच्चे की अपनी एक मातृभाषा होती है। जैसे कि देखो, गुजरात से बच्चा आया तो उसकी क्या गुजराती होगी वहाँ की मातृभाषा, जो उसके घर में बोली जाती है, जो उसके आसपास के परिवेश में बोली जाती है, वो होती है बच्चे की मातृभाषा। जैसे कोई बच्चा राजस्थान से आया तो उसकी राजस्थानी होगी। कोई बच्चा समझ लो उत्तराखंड से आया तो उसकी वहाँ की गढ़वाली होगी। तो वो क्या है, उसकी मातृभाषा है। क्योंकि बच्चे ने सबसे पहले जो बच्चा जब अपने परिवेश में रहता है, अपने माता पिता अपने घर के अंदर जो भाषा बोली जाती है वो वही भाषा का प्रयोग करता है। उसके बाद क्या होता है, जब वो बच्चे अपने आसपास के परिवेश में होता है वही भाषा बोलता है। वही भाषा लेके वो बच्चा स्कूल में आता है, लेकिन स्कूल में जब आता है वो अपनी मातृभाषा लेकर आता है। लेकिन स्कूल में आने के बाद जब बच्चा क्लास के अंदर जब जाता है तो बच्चे को क्या है, फिर एक मानक भाषा सिखाई जाती है, जो एक टीचर के द्वारा सिखाई जाती है, शिक्षक के द्वारा सिखाई जाती है। तो इसलिए ये पूछ रहे हैं मातृभाषा क्या होती है। ऑप्शन नंबर 1 परिवार की भाषा होती है। ऑप्शन नंबर दूसरा जो है माँ की भाषा होती है। ऑप्शन नंबर तीसरा पिता की भाषा होती है। ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी होता है। अब ये देखो, ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें देखो 3 जो ऑप्शन है वो तीनों एक ही परिवार से ही संबंधित है। देखो, परिवार के अंदर माता भी होगी, पिता भी होंगे, परिवार के भाई बहन भी होंगे, सगे संबंधी भी होंगे, रिश्तेदार भी होंगे, वो क्या है आपके एक परिवार से संबंधित है। तो क्या है, इन्हीं को ऑप्शन को उसने अलग अलग बताया है, लेकिन क्या है आपको देखना है कि ये तीनों ही ऑप्शन एक में ही समाहित होंगे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो है चौथा जो है बिल्कुल ठीक है। तो ये क्या है, ये तीनों ऑप्शन चौथे नंबर के अंदर समाहित हो रहे हैं। तो इसलिए हमेशा याद रखना, मातृभाषा जो होता है बच्चे के घर के परिवेश की भाषा होती है। इसलिए हमेशा ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि मातृभाषा किसे कहते हैं। क्या बच्चा स्कूल आने से पहले मातृभाषा उसके पास होती है? हाँ, होती है। तो हमेशा याद रखना, घर की जो भाषा होती है वो उसकी अपनी मातृभाषा होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा जो है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 4, व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि है। व्याकरण शिक्षण क्या होता है, जब हम बच्चों को व्याकरण सिखाते हैं कि बच्चों को जो हम शब्द वर्ण सिखाया बच्चों को, उसके बाद हमने स्वर सिखाए, व्यंजन सिखाए, शब्दों को जोड़ना सिखाया, संधि छेद सिखाया, उपसर्ग सिखाए या प्रत्यय सिखाए। तो ये क्या होता है, व्याकरण होती है। तो व्याकरण क्या है, ये सारी बच्चों को सिखाई जाती है, तभी वो हिंदी का बहुत पूर्ण रूप से कर लेता है, तभी उसके अंदर है ना हिंदी भाषा एक सही पकड़ बना लेता है। जब तक उसको व्याकरण का शिक्षण नहीं होगा तब तक वो बच्चा उस भाषा को ऊपर पकड़ नहीं बना सकता। तो इसमें क्या है, आगमन विधि। आगमन विधि किसे कहते हैं? आगमन विधि उसे बोलते हैं, आप सब जानते हैं, ये क्वेश्चन हमेशा आता है, आगमन और निगमन। आगमन देखो मैथ के अंदर भी आएगा, आपको गणित के अंदर भी आएगा, और मोस्टली क्वेश्चन पूछा। आगमन विधि उसे बोलते हैं जिसके अंदर बच्चा खुद से करता है। जब बच्चा खुद करता है और खुद करके जब सीखता है तो वो क्या होता है, एक नियम बना लेता है बच्चा उसको, और फिर उसके बाद उसको अच्छी तरीके से उस चीज़ को आ गया है बच्चों को। अब आपने छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा कि स्कूलों के अंदर जो होते हैं छोटे छोटे बच्चों के ग्रुप बना देते हैं, तो वहाँ पे बच्चे खुद करके सीखता है। जिसके अंदर बच्चा खुद करके सीखे और उसके बाद वो नियम बनता है तो उसको बोलते हैं हम आगमन विधि।
दूसरा है आगमन और निगमन विधि। आगमन विधि क्या है? खुद से बच्चा करके सीखना और फिर उसके बाद नियम बनना। और उसका दूसरा क्या है? निगमन विधि। निगमन विधि किसी कहते हैं जिसमें हम बच्चों को पहले से नियम बताए थे, जैसे कि अब आजकल की जो शिक्षा के अंदर होता है क्या है? निगमन विधि है। जैसे मैथ के अंदर होता है, हम बच्चों को पहले ही फार्मूला बता देते हैं कि बच्चों को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर का फार्मूला क्या है। उसके बाद बच्चे को नियम पहले पता चल गया, उसी के बच्चे उसी को देखकर बच्चा ना क्या है वो क्वेश्चन को करता है। तो वो क्या होता है? एक निगमन विधि होता है, क्योंकि उसके अंदर बच्चा क्या है, नियम पहले पता चल गया, उसके बाद वो बच्चे का काम कर रहा है। तीसरे नंबर का क्या है? निगमन विधि। वही निगमन विधि है कि बच्चे को सूत्र पहले बता दिया, उसके बाद कर रहा है। ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं है। तो जो व्याकरण शिक्षण का जो सबसे ज़्यादा सही है वो क्या है? ऑप्शन नंबर दूसरा, आगमन और निगमन विधि। क्यों? क्योंकि देखो, जब तक बच्चा उस चीज़ को करेगा नहीं, अगर अपने आप से अगर बच्चा खुद से करके नहीं सीखेगा, कुछ बच्चे को सूत्र बताएंगे वो करेगा। अब हिंदी बोर्ड में जब व्याकरण सिखाएंगे, पहले कुछ बच्चे को हम नियम बताएंगे, कुछ बच्चा फिर खुद करके सीखेगा, फिर उसके बाद वो नियम बनेंगे। तो इसमें क्या है, हिंदी व्याकरण शिक्षण के लिए आगमन और निगमन विधि दोनों ही विधि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तभी बच्चा भाषा शिक्षण को सीख सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो दूसरा है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो इसके अंदर क्या है? श्रवण। श्रवण किसे कहते हैं? सुनने की कला को बोलते हैं, सुनने की। और वाचन कौशल बोलते हैं, वाचन मतलब क्या होता है? बोलने का कौशल, जिसमें हम बोल सकते हैं अच्छा से अच्छा। तो उसके विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त, सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा जो है उपयुक्त मतलब महत्वपूर्ण है। कौन सी ऐसी विधि है जो बच्चों की सुनने की और बोलने की कला को जो बहुत ही ज़्यादा विकास करे बच्चों के अंदर? ऑप्शन नंबर 1, प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करना। या तो देखो ये है कि बच्चों के हम प्रश्नोत्तर सत्र में जैसे होता है कि सितंबर में पेपर है, दिसंबर में पेपर है, फरवरी में पेपर है, तो क्या है एक प्रश्नोत्तर का पूरा एक सत्र बना लेते हैं कि इस समय बच्चों के जो है हम प्रश्नोत्तर लेके बच्चों से उत्तर लेखन लिखवाएंगे। तो उसमें क्या होता है, बच्चे की सुनेगा बच्चा और ना उस चीज़ को पढ़ेगा। तो क्या है, या तो हम ये आयोजित करें। ऑप्शन नंबर दूसरा है रेडियो समाचार सुनाना। रेडियो समाचार सुनाने का मतलब क्या है? बच्चों को हम रेडियो पे ना समाचार सुनाए बच्चे के, तो उससे सुनने के कौशल बच्चे का विकास होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा है कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। इसका मतलब क्या है? अब आपने देखा होगा छोटे बच्चों को, जो हम बच्चों को कक्षा के अंदर कहानी सुनाते हैं, जैसे प्यासा कौवा, जैसे मैं प्यासे कौवे को की कहानी सुनाई, तो उसमें प्यासे कौवे के अंदर बच्चे ने वो उसमें कौवे ने क्या किया था, जब उसको प्यास लगी और उसने घड़े के अंदर देखा कि पानी बहुत कम है, तो उसने अपनी सूझबूझ का सहारा लिया। तो उसने क्या है, उसके अंदर कंकर उठा उठा के उसने उस घड़े में डाले, और वो कंकर जब घड़े के अंदर गए तो पानी क्या था, वो ऊपर आ गया, और कौवे ने क्या किया, उस पानी को पी लिया। अब जब उस पानी को उसने पी लिया तो क्या है, उसकी प्यास बुझ गई। तो हमने जैसे बच्चों को ये कहानी सुनाई, तो फिर उसके बाद बच्चों से हम उसके बाद पूछेंगे बच्चों से कि बच्चों ने उन्होंने कौवे ने क्या किया, तो बच्चे ऐसे बताएंगे कि हम उसमें कंकर डाले, फिर उसने अपने ना सूझबूझ का सहारा लिया, उसके बाद उसने ना कैसे एक एक कंकर को उठाया, कैसे उसने घड़े के अंदर ना पानी, तो उसमें क्या है बच्चे अपनी प्रतिक्रिया देंगे। आपने एक कहानी को बहुत अच्छी तरीके से रोचक रूप से बच्चे को सुनाया और बच्चे ने बहुत ही एकाग्र चित्र होकर आपकी कहानी को सुना और उसको एक एक चीज समझ आई। उसके बाद जब आप बच्चों से पूछेंगे तो आप बच्चे क्या है उसे प्रतिक्रिया देंगे, बच्चे उसमें आपको आंसर बताएंगे कि ना कि मैडम मैंने कौवे ने क्या किया था, पानी कैसा था, घड़े का उसने कैसे देखा, उसको कितनी प्यास लगी थी, और उसने कैसे कंकड़ उठाए। तो इसमें क्या है, बच्चे आपको प्रतिक्रिया देंगे। तो वो जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा, सुनने की कौशल भी होगी और वाचन भी होगा, क्योंकि इसमें देखो बच्चे ने पहले तो आपकी जो है आपकी सुनी, उसने कहानी सुनी पहले, तो उसके बाद क्या हो वाचन, फिर उसके बाद बच्चे ने उसमें बोला, तो उसने क्या है दोनों ही चीज़ों का उसके अंदर अपनी प्रतिक्रिया दिखाई। और इससे क्या है बच्चे का देखो एक तो मानसिक विकास हुआ, बौद्धिक विकास हुआ, एकाग्रचित हुआ, और प्लस क्या है उसने अंदर ही अंदर चिंतन किया कि मैडम क्या क्वेश्चन पूछ रही है। तो इसमें क्या है बच्चे ने सारी ही चीज़ों का उसके अंदर डेवलप हो रहा है, विकास हो रहा है इसको सब चीज़ों का। और हमें कहिए क्या, हमें बच्चे का विकास ही तो करना है हमारे को। हम चाहते हैं कि हम जो भी कक्षा के अंदर काम करवाए वो बच्चे के अंदर प्रतिक्रिया दिखाए, बच्चे के अंदर उसकी ज़्यादा मतलब विकास हो, क्योंकि हमें बच्चे को कोई भी चीज़ रटवानी नहीं है। हमें प्राइमरी सेशन के अंदर बच्चे को सिर्फ सिखाना है हमें, और बच्चे को सीखते सीखते ही बच्चा बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख ले। ऑप्शन नंबर 4 है हाव भाव के साथ कविता बुलवाना। या फिर हम कक्षा के अंदर बच्चे को खड़े होकर कहेंगे कि चलो बच्चे आपने हाव भाव में बताओ कि ना खूब बड़ी लड़दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, और ऐसी प्रतिक्रिया दिखाओ क्लास के अंदर, और अपने हाथ को उठा के बताओ वो खूब लड़ी मर्दानी
वो तो झांसी वाली रानी थी, या फिर हम बच्चों को ऐसे बुलाएंगे कि जोश से बोलो, या हाँ हम हाव भाव से बताएंगे। नहीं, हमारे को ऐसा, हमें ये चीज़ नहीं करनी है। हमें वो करना है कि जिसमें बच्चा, सभी बच्चे उस चीज़ को सुने, और कहानी भी हो, बच्चे की प्रतिक्रिया भी हो, बच्चा ना सुने भी, बोले भी, और उसका साथ में विकास भी होए। तो हमेशा हमेशा वही ऑप्शन लगाना है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर जो तीसरा है बिल्कुल ही सही है। तो हमेशा आपको वही ऑप्शन लगाना है जिसके अंदर केवल बच्चा चाइल्ड सेंटर हो, बच्चे का विकास हो रहा हो, और उसके अंदर एक चीज़ के साथ ना बहुत सारी चीज़ों का विकास हो रहा हो। बाकी जो ऑप्शन के अंदर सिर्फ एक चीज़ होगी, सुनने की कला होगी, या केवल उसके हाव भाव होंगे, इसमें क्या है, बाकी सब में ना केवल एक एक ही कौशल का विकास हो रहा है, लेकिन एक यही ऑप्शन है जिसके अंदर बच्चे का सारा विकास हो रहा है। तो हमेशा आपने वही ऑप्शन लगाना है जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों का विकास हो रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा जो है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 6, घनश्याम पढ़ते समय कभी कभी वाक्य शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि इसमें क्या है, घनश्याम जो होता है, जो पढ़ता रहता है, तो वो क्या वाक्यों को पढ़ता है और शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। पुनरावृत्ति किसे कहते हैं? किसी भी चीज़ को हम दोबारा करना, बार बार उस चीज़ को करना। जैसे कि अगर किसी चीज़ को बच्चे ने बोला कि ना कोई घनश्याम ही उसने अपना नाम लिया, तो घनश्याम घनश्याम, वो उस चीज़ की पुनरावृत्ति कर रहा है, वो दोबारा दोबारा उस चीज़ को कर रहा है। वो क्यों कर रहा है, उससे उसके व्यवहार से हमें क्या पता चल रहा है ये किसी भी चीज़ को दोबारा क्यों कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1, वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, या वो मतलब कि भाई एक बच्चा है अगर किसी चीज़ को दोबारा कर रहा है, या तो आप ये देखोगे कि बच्चा ऐसे क्यों कर रहा है, या तो वो अटक अटक के बोलता है, जैसे होता है ना कि खा ना ख ना, तो वो क्या है, मतलब बार बार ख ना, मतलब उसके अंदर गैपिंग ले रहा है, तो इसलिए बच्चा अटक अटक के पढ़ रहा है वो उस चीज़ को। दूसरा क्या है, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। तो इसके अंदर क्या है, पढ़ने के साथ ही जो है समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। मतलब क्या है, वो शब्दों को पढ़ रहा है। जैसे कि लिखना है ना कि वह आज्ञाकारी, तो वो कर रहा है आज्ञाकारी, तो वो क्या है, शब्दों को पढ़ रहा है, शब्दों को जोड़ रहा है, और वो समझ रहा है कि आज्ञाकारी का मतलब क्या होता है, कि हमें मतलब ना आज्ञाकारी का मतलब क्या है, कि मतलब हमें टीचर का, हर किसी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो उस चीज़ को वो समझ रहा है। तो वो क्या है, वो जब पढ़ रहा है तो वो शब्दों को जोड़ के वो उसके अर्थ को भी समझ रहा है। ऑप्शन नंबर तीसरा है, उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है। या फिर आपने कुछ बच्चे कक्षा के अंदर देखे होंगे जो बहुत ज़्यादा लंबे शब्द नहीं पढ़ सकते, जैसे लगता है आत्मविश्वास, तो बच्चा ना वो पढ़ नहीं पाता है, तो इसलिए क्या है, वो दोबारा दोबारा पढ़ रहा है, छोटे छोटे करके पढ़ रहा है, तो ये ऐसे कर रहा है। ऑप्शन नंबर 4 है, वह पढ़ने में अधिक समय लेता है। या फिर कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही स्लो होते हैं पढ़ने के अंदर, कि बहुत धीरे धीरे उस शब्द को पढ़ रहे हैं, तो यह इस कारण ऐसे कर रहा है। पर नहीं, देखो बाकी के जितने भी ऑप्शन हो, उस ऑप्शन में कहीं भी ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर बच्चे का विकास हो रहा है या बच्चा उस चीज़ को खुद से कुछ कर रहा हो। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल दूसरा जो है बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि इसमें बच्चे की पढ़ने की कौशल का विकास हो रहा है। बच्चा पढ़ रहा है, अगर बच्चा धीरे पढ़ रहा है लेकिन उस चीज़ को समझ रहा है। देखो मैंने एक क्वेश्चन में ये भी बताया था पहले कि पढ़ने का सिर्फ ये नहीं मतलब होता कि आपने इस बच्चे को दिया और सिर्फ रीड कर लिया। पढ़ने का मतलब होता है कि जो बच्चे ने पढ़ा है उसके अंदर एक एक चीज़ को वो समझ रहा है। अगर उसने एक कहानी पढ़ी है ना, तो उस कहानी को समझ रहा है। अगर कौवे की भी कहानी पढ़ी है, उस कहानी को वो पूरा समझ रहा है कि उसके अंदर वो क्या बोल रहा है। ये नहीं है कि सिर्फ ऑनली मतलब कि ना पढ़ता जा रहा है लेकिन उसे पता कुछ नहीं है कि पाठ के अंदर क्या है। नहीं, उसे पढ़ना नहीं कहते, पढ़ना उसे कहते हैं जो पढ़ के समझ रहा है, और वही असली शिक्षा होती है, वही असली ज्ञान होता है। क्योंकि जब तक बच्चा उस चीज़ को पढ़ेगा नहीं, समझेगा नहीं, तो उसका कोई भी विकास नहीं होगा। पढ़ के समझने से ही हमारा मानसिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, चिंतन होता है, मनन होता है, और हम किसी भी चीज़ को सोचने समझने की शक्ति का विकास होता है, और तर्क शक्ति भी वही विकास होती है। इसलिए हमेशा जब भी पढ़ते हैं तो सोच समझ के पढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो दूसरा है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 7वां, बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है। बहुभाषी किसे कहते हैं? बहुभाषी किसे बोलते हैं? बहुभाषी उसे बोलते हैं जिसके अंदर बहुत सी भाषाई होती है, मतलब बहुत से भाषा वाले बच्चे होते हैं कक्षा के अंदर। जैसे कि देखो, कोई तमिल भाषा का आया है, कोई गुजराती का आया है, कोई गढ़वाली का आ गया है, कोई हिंदी का आ गया है, कोई इंग्लिश लिटरेचर से आ गया बच्चा, कोई मतलब ना मलयाली बोल रहा है, कोई तमिल बोल रहा है, कोई केरला बोल रहा है। तो मतलब क्या है, वो बहुत सी भाषाएं होती है, तो उसे बोलते हैं हम बहुभाषी वाली कक्षा बोलते हैं। तो ये पूछ रहा है कि उससे क्या तात्पर्य है, अगर बहुत सारी भाषाओं वाले जो बच्चे होते हैं उससे क्या तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर 1, जिस कक्षा के शिक्षक या शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि उस कक्षा के अंदर जो शिक्षक है और जो शिक्षिका है, या तो पढ़ाने वाला जो टीचर है, या तो अध्यापक है, या तो पुरुष है, या फिर स्त्री है, वो 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ या लिख सकते हैं। या तो वो दो भाषा जानते हैं या उससे ज़्यादा भाषाओं को जानते होते हैं, उसे बोलते हैं बहुभाषी कक्षा।
ऑप्शन नंबर दूसरा है जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो, या फिर क्या है कक्षा के अंदर जो पाठ्य पुस्तक जो हम बच्चों को किताबें पढ़ाते हैं वो 2 भाषाओं से या 2 से ज़्यादा भाषाओं से हो। ऑप्शन नंबर तीसरा है जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो। इसका मतलब क्या है, जिस कक्षा का कौन सी कक्षा के अंदर जिसके अंदर बहुत सी भाषाओं के बोलने वाले आते हैं, जो मातृभाषा होती है, जिनकी सब बच्चों की बहुत अलग अलग मातृभाषा होती है, लेकिन क्या है आप किसी की बच्चों की मातृभाषा से उनसे कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे, आप सबको सब समान रूप से उनको सम्मान देंगे। आप किसी के साथ भी कोई गलत व्यवहार नहीं करेंगे कि ये इस भाषा से आया, ये गुजराती से आया, या ये मलयाली बोलता है तो इस बच्चे को हम क्लास के अंदर उसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। नहीं, हमारे लिए सभी बच्चे एक समान है, हम क्योंकि हमें सिर्फ बच्चों का विकास करना है। तो सभी बच्चों की जो भाषाएं होती है वो एक समान रूप से होती है और सबके साथ समान व्यवहार किया जाता है। तो ये क्या है, मतलब ऑप्शन नंबर 30 का सम्मान दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 है जहाँ बहुत सी भाषाओं का अध्यापन किया जाता है, या फिर वो है कि यहाँ बहुत सी भाषाओं का मतलब कि अध्यापन मतलब पढ़ाया जाता है, या बहुत सी भाषाओं को जो है पढ़ा और लिखाया जाता है, वो भाषाएं बोलते हैं बहुभाषी कक्षा। देखो इनमें जो सारे जो ऑप्शन है उसमें क्या है, केवल भाषाओं के 2 है, या फिर कम भाषाएं बोलना है, या पाठ्य पुस्तक है, या फिर बहुत सी भाषाओं का अध्यापन है। तो आप सब लोग ये सोचेंगे कि इसमें जो बहुत सी भाषाओं का अध्यापन है तो आप ना क्वेश्चन नंबर जो है ऑप्शन नंबर 4 है जो टिक कर दोगे, बट नहीं, इसका जो बिल्कुल जो सही जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 3 है। ऑप्शन नंबर 3 क्यों है, इसमें क्या है, इसमें ये बोल रहे हैं बच्चे की घर की बोली को सम्मान दिया जाता है। इसमें क्या है, बच्चे को है मेन, बच्चे का सेंटर है कि बच्चे की बोली, बच्चे की जो मातृभाषा है उसको सम्मान दिया जा रहा है। क्योंकि देखो बहुभाषी कक्षा तो है ही, वहाँ पे तो बहुत सारे बच्चे आते ही हैं, तो आप क्या है बच्चे की बोली को ना सम्मान दे रहे हो। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल ठीक है। आपने हमेशा वही करना है, ऑप्शन लगाना है जिसके अंदर बच्चों को सम्मान दिया जा रहा हो, या बच्चा ही चाइल्ड सेंटर हो, बच्चे के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हो रहा हो और बच्चे का विकास हो रहा हो। क्योंकि आप पढ़ा किसको रहे हो, बच्चों को ही पढ़ा रहे हो। हम अगर एक टीचर बच्चों को जो पढ़ाता है वो किस लिए पढ़ाता है, इसलिए तो चाहते हैं कि हमें बच्चे का विकास करना है। हमें ये नहीं है कि हमें कोई क्लास की साज सज्जा नहीं सजानी है, हमारे को हमें बच्चे का विकास करना है। आप एक अध्यापक हैं तो आपको सिर्फ बच्चे से मतलब है, तो इसलिए हमेशा ऐसा ऑप्शन पे लगाना है जहाँ बच्चा ही चाइल्ड सेंटर हो। तो इसका ऑप्शन नंबर जो तीसरा है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 8, सुनने और लिखने की कुशलता का आंकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है। इसका मतलब क्या है, जो सुनने और लिखने की कुशलता मतलब क्या है, सुनने का मतलब जो कानों से किसी को सुना जाता है, जैसे हम रिकॉर्ड्स सुनते हैं या फिर टीचर ने बोला बच्चे सुन रहे हैं। उस दूसरा क्या है, लिखने की कुशलता। लिखना क्या होता है, अपने भावों को जो हम लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, लिखने की कुशलता। तो बच्चे के अंदर जब सुनने की और लिखने की कुशलता का जब आंकलन का हम कैसे करेंगे कि बच्चा सही तरीके से जो कक्षा के अंदर जब पढ़ा रही है टीचर, तो बच्चा सुन रहा है उस चीज़। देखो जब आप कक्षा के अंदर पढ़ा रहे होते हो तो आपका ध्यान सब बच्चों पे होता है। अगर क्लास के अंदर 45 या 50 बच्चे हैं तो आप 50 बच्चों को देखेंगे कि बच्चा जो सुन रहा है नहीं सुन रहा है। ये नहीं है कि पीछे वाले बच्चे कुछ सुन ही नहीं रहे हैं, आप सिर्फ आगे के 5-10 बच्चों को पढ़ा रहे हो, पीछे के बच्चों को कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, आपको पीछे से लेके आगे तक के सारे बच्चों को देखना है कि बच्चे सुन रहे हैं और प्लस बच्चे लिख रहे हैं, जो मैं लिखवा रही हूँ ब्लैक बोर्ड पे वो बच्चे लिख रहे हैं। तो क्योंकि आपका कंट्रोल पूरी 50 बच्चों के ऊपर है, तो इसलिए क्या है कि उसमें पूछा है कि कौन सी हम ऐसी जो वो दे कि तरीका हो जिसपे हम उसका आंकलन कर सकते हैं कि कुशलता से बच्चे वो चीज़ सुन रहे हैं और लिख रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1, कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। या तो देखो हमने बच्चों को कविता कक्षा के अंदर सुना दिया, उसके बाद हम कह रहे हैं बच्चों से कि ना इसके अब उत्तर लिखो, कि हमें ये पता चलता है कि ये कहते हैं कि बच्चों ने कहानी कविता जो है वो सुनी थी नहीं सुनी थी, कि हमने कह दिया प्रश्नों के उत्तर लिखो। दूसरा क्या है, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। या फिर हमने बच्चों को जो कहानी सुना दिया उनसे हमने बोल दिया बच्चों से चलो बच्चों आप ना ऐसा करो कहानियों को लिखो। आप जो हमने सुनाई है अभी कहानी, अगर हमने एक बच्चे के समझ लो अगर हमने एक शेर और चूहे की कहानी बच्चों को सुना दिया, अब बच्चे से कह रहे हैं आप ना लिखो उसको कक्षा के अपनी कॉपी के अंदर, नोटबुक के अंदर है। ऑप्शन नंबर तीसरा है सुनी गई कहानी को शब्द लिखना। या फिर यो है कि जो सुनी गई जो हमने बच्चों को जो मतलब कहानी सुना दी है अब उनके आप शब्द लिखो, तो हम बच्चों को वो बोल रहे हैं। अब आप ये देखो अगर आपने बच्चों को ये बात बोली है कि अब जो हमने कहानी सुना दी उसको शब्द लिखो, तो बच्चा क्या करेगा, अब कहानी सुनी, कहानी में तो बहुत से शब्द थे, अब बच्चों को जब आपने शब्द लिखने के लिए बोल दिया तो उसके अंदर क्या है, बच्चा अपना दिमाग चलाएगा, अपना बौद्धिक विकास करेगा, कि बच्चा ये सोचेगा कि ना मैडम ने ना कौन कौन सी कहानी में कौन कौन से शब्द बोले थे। तो हर एक बच्चे के शब्द अलग होंगे, किसी के एक आधा
मैच करेगा करेगा, नहीं तो 50 बच्चों के शब्द अलग होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सुनने की तो हमको पता चल जाएगा कि बच्चे ने ये शब्द सुने थे ढंग से, और सुने थे और उसके बाद ही उसी चीज़ को उसने लिखे। तो इसमें क्या हो रहा है, बच्चे का विकास हो रहा है, बच्चा अपना दिमाग चला रहा है। क्योंकि हमें करवाना क्या है, बच्चे का बौद्धिक विकास ही तो करना है, मानसिक विकास ही तो करना है बच्चे का, और प्लस उनकी सुनने की जो शक्ति का विकास करना है, और लिखने का कौशल विकास करना है। बच्चे को चिंतन करवाना है कि बच्चे ने क्या, तो बच्चे का जो बौद्धिक विकास ऐसे ही होगा। क्यों? जब बच्चे को आप लिखने के लिए बोलोगे तो बच्चा क्या है, उसको अपने शब्दों को लिखेगा बच्चा कि मैडम ने कौन कौन से शब्द बोले थे। उसके बाद क्या है, कविता सुनना और शब्द लिखना, या फिर क्या है, बच्चे ने कविता सुनी है और उसे कह दिया शब्दों को लिखो, यस है। लेकिन इन तीनों चारों ऑप्शन के अंदर सिर्फ जो सबसे सही जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर तीसरा। क्यों? इसके अंदर जो है बच्चा सबसे ज़्यादा अपने आप से खुद से कर रहा है। आपने कक्षा के अंदर कहानी सुनाई है, आप बच्चे से बोले हैं अब जो आपने कहानी में शब्द जो सुने थे वो खुद लिखो, तो बच्चा खुद लिखेगा। और हमें वही करवाना है कि जिसके अंदर बच्चा खुद से कुछ करे, और हमने वो काम हमने सिखा दिया है, अब वो बच्चा खुद से करे, किसी की चीटिंग नहीं करनी, खुद करना है। 50 बच्चे आपके पास शब्द लेकर आएंगे ना, तो आप देख के समझ जाओगे कि हाँ ये बच्चे ने सबसे ज़्यादा मतलब सुन के इसने लिखे है। तो इसमें क्या है, बच्चे की सुनने और लिखने की दोनों की कुशलता का विकास होगा, और आपको वही करना है। अगर आप टीचर, अगर आप खड़े हो ना कक्षा के अंदर, तो आपको सिर्फ हर एक बच्चों का 50 बच्चे अगर आपकी कक्षा के अंदर है, 50 का विकास करना है। और जब आप जिस बच्चे ने, समझ लो अगर हर एक बच्चे को आपने 10 शब्द बोले, अगर आपने 10 शब्द बच्चा लिख के लेके आया, कोई बच्चे ने 2 शब्द लिखे, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि इस बच्चे की सुनने की क्षमता बहुत कम है और इसने कक्षा में सही तरीके से कहानी को नहीं सुना। तो आप क्या करोगे, अगली बार उस बच्चे को कहोगे आप आगे आगे बैठो, उसको फिर आगे बिठाओगे, और जिस बच्चे ने ज़्यादा पूरे लिखे होंगे तो आप उसकी सीट चेंज कर दोगे। तो इससे क्या है, सभी बच्चों का विकास होगा। और एक अच्छे अध्यापक का काम ही यही होता है, हमें बच्चों का प्राइमरी में हमेशा विकास करना है, और बच्चों को सुनने की जो है वो एक एकाग्र चित्त लानी है, बच्चों को एकाग्र होकर बल्कि वो टीचर की बात को सुने। तो इसका ऑप्शन नंबर जो तीसरा है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 9वां, हिंदी भाषा में आंकलन का उद्देश्य नहीं है। इसमें क्या है कि हिंदी भाषा जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, जो इसमें क्या है, हम आंकलन करना मतलब उसको देखने का जो हमारा उद्देश्य जो है बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन नंबर 1, भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना। या तो हम मतलब कि इसमें हमारा ये उद्देश्य कि भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक कि बच्चे की विशेष आवश्यकता क्या है, कि उसकी पहचान करें कि हम भाषा जो बच्चे को सिखा रहे हैं उसमें उसकी विशेष आवश्यकता क्या है। ऑप्शन नंबर दूसरा है भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का उन्नत बनाना, या फिर यह है भाषा सीखने सिखाने को जो हम बच्चे को सिखा रहे हैं उसकी प्रक्रिया को और अच्छे से अच्छा बनाना, कि बच्चों को ऐसे समझ नहीं आया तो हम बच्चे को दूसरे तरीके का करेंगे कि दूसरा तरीका कौन सा है, फिर हम बच्चे को तीसरा तरीका बताएंगे कि तीसरा तरीका कौन सा है, फिर हम बच्चे को नहीं समझ आ रहा चौथा तरीका। तो क्या है, हम सीखने सिखाने की प्रक्रिया को और उन्नत अच्छे से अच्छी चीज़ को बेहतर बनाना। ऑप्शन नंबर 30 है बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना। इसमें क्या है, बच्चों की भाषागत त्रुटियों मतलब क्या है, बच्चों में जो भाषा के अंदर जो केवल त्रुटियां ही करता है, केवल हमारा मतलब ये है कि हम केवल उन्हीं की ही पहचान करें, कि सिर्फ ओनली कि जो बच्चे ने भाषागत जो क्या वो कर क्या रहा है, वो त्रुटियां कर क्या रहा है, केवल उसी की ही पहचान करते रहें क्या हम सिर्फ ओनली। ऑप्शन नंबर 4 है बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना। मतलब क्या है, जो बच्चों की मतलब भाषा के अंदर क्या प्रगति कर रहा है, मतलब वो बच्चे ने कितना सीखा है, वो कितना अपना मतलब बच्चा दिखा रहा है कि मैंने जो हमने कक्षा में सिखाया वही चीज़ बच्चे ने सीखी है। और फिर हम उसके जब अभिभावकों जब उसके माता पिता जब आते हैं, जब पेरेंट्स मीटिंग होती है, तो हम उनको दिखाएं या फिर अन्य शिक्षकों को बताएं कि भाई वो बच्चे ने भाषा में इतना सीख लिया या वो बच्चा बहुत अच्छा है, या सिर्फ ओनली हम ये बताएं बच्चे को। तो देखो जो तीनों ऑप्शन है वो तीनों ऑप्शन जो है पॉजिटिव है, सिर्फ इसमें से क्योंकि उसने हमसे पूछा है उद्देश्य नहीं है, उसने हमसे नेगेटिव पूछा है। जब भी ऑप्शन पे आप टिक लगाए तो हमेशा ये भी क्वेश्चन को पढ़ना है, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि वो हमेशा नहीं पूछ रहा है। देखो बाकी की जो 3 ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है, जो बिल्कुल सही है, लेकिन क्या है हमें नेगेटिव आंसर देना है, तो इसका क्या है ऑप्शन नंबर जो है तीसरा सही है। क्यों तीसरा सही है, क्योंकि हमें बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना। क्या हमें बच्चों की सिर्फ हमेशा गलतियां ही देखनी है, तो ये हमसे नेगेटिव पूछ रहा था इसलिए इसका आंसर ये ठीक है। लेकिन जो अगर पॉजिटिविटी होती है तो हम बच्चे की केवल त्रुटियां ही नहीं देखेंगे, हमें बच्चे का विकास करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो तीसरा है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 10,
आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। उत्कृष्ट किसे कहते हैं? उत्कृष्ट कहते हैं जिसमें बहुत अच्छे से अच्छा, उत्कृष्ट मतलब अपना बच्चा अपने बारे में मतलब लिख सके और जो उसके अंदर भाव है वो उसको उत्कृष्ट मतलब उसको बता सके, उत्कृष्ट लेखन कहते हैं उसको। तो क्या है ऑप्शन नंबर 1, मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना। इसका मतलब क्या है, हमने ये बोल दिया बच्चे को कि मेरे सपनों का जो भारत है उसके ऊपर एक आप अनुच्छेद लिखो, अपने भाव लिखो, आप क्या जानते हो उस बारे में कि आपका सपनों का भारत कैसा होना चाहिए। तो अपने भावों को प्रकट करना क्या होता है, वो एक मतलब ये है उत्कृष्ट लेखन है। ऑप्शन नंबर दूसरा है पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्द का श्रुत लेखन। इसमें क्या है, आप पाठ्य पुस्तक का जो है पूरे पाठ का आप पढ़िए और उसके अंदर कठिन से कठिन जो शब्द है कि जो सबसे ज़्यादा कठिन शब्द है उन शब्दों को जो है श्रुत लेखन कीजिए, मतलब खुद से आप लिखिए कॉपी के अंदर। ऑप्शन नंबर तीसरा है किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। इसका मतलब क्या है, किसी आंखों देखी, जैसे बच्चा समझ लो स्कूल से घर आया या घर से स्कूल गया है, वो कहीं भी गया है तो रास्ते में उसने जो कोई घटना देखी है, समझ लो रास्ते के अंदर उसने देखा कि कोई बुजुर्ग गिर गया और उस बुजुर्ग को उठाने के लिए किसी अंकल जी ने आए और उन्होंने उन बुजुर्ग को उठाया और एक बच्चे ने उनको थैला पकड़ाया, उनकी सहायता करी। तो बच्चे ने वो चीज़ देखा कि कैसे कोई बड़ा जब गिर जाता है तो हमें कभी हंसना नहीं चाहिए, हम उनकी सहायता करनी चाहिए, कैसे उनको पानी पिलाया, कैसे उनकी सहायता करी। तो बच्चे ने एक अच्छी चीज़ देखी और आपने उससे पूछा कि जब आप स्कूल से घर से जब आप स्कूल आए तो आपने कुछ क्या देखा, तो कोई विशेष घटना दिखी है तो आप उसके बारे में लिखिए। तो उस बच्चे ने लिख दिया कि हमें हमेशा बड़ों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे कोई मुसीबत में हो जाए, हमसे बड़ा कोई गिर जाए तो हमें उनको पानी पिलाना चाहिए, हमें उनको उठाने के लिए कैसे उनकी सहायता करनी चाहिए, उनका सामान गिर गया तो उनको हमें कैसे पकड़ाना चाहिए। तो बच्चे ने ऐसी घटना देखी तो उसने वही चीज़ अपने ही भावों में उस चीज़ को लिखा। तो उससे क्या हुआ, बच्चे ने देखा और अपने मन के चित्रों को कि उसने कैसे कैसे देखा था, उसके आगे एक फिल्म सी बन गई, एक चित्र सा बन गया, उसने उसी भाव को लिखा। तो वही तो चाहते हैं कि हम बच्चा खुद से कुछ करे और खुद लिखे। ऑप्शन नंबर चौथा है छुट्टियां कैसे मनाई, इस विषय पे अनुच्छेद लिखना। कि भैया बच्चों की जब गर्मियों की छुट्टियां पड़ती है तो बच्चे ने ना अपनी जो छुट्टी थी, आपने छुट्टी बनाई तो आपने कैसे बनाई, आपने क्या क्या किया पूरे दिन, या तो उसके बारे में लिखो अनुच्छेद लिखने के बाद। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो है तीसरा बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि देखो अगर देखो बाकी के ऑप्शन है उसके अंदर भी एक बात लिखने के लिए बोली है कि आप उसके बारे में लिखिए, लेकिन क्या है जो ऑप्शन नंबर तीसरा है इसमें सबसे ज़्यादा सही क्यों है, क्योंकि इसके अंदर ये है कि उसने वो घटना बहुत पहले देखी थी और उस घटना के अंदर जब उसने देखा तो उसमें उसने कोई सीख भी ली। क्यों? क्योंकि जब उसने देखा किसी बुजुर्ग की सहायता करना, उसने कुछ देखा, उसने कुछ सीखा, उसने अच्छी बात सीखी और उसके बाद आपने कोई अच्छी बात उसने सीखी और वही उसने भाव को लिख दिया। तो जो इसके अंदर क्या है, बच्चे की प्रतिक्रिया ज़्यादा होती है, क्योंकि जब अपने भावों को लिखना, आंखों देखी घटना देखना, तो बच्चे को पता रहता है। अगर बच्चे का मानसिक विकास हो गया, ऐसे बच्चा कभी भी कोई भी आंखों देखी घटना में जो होता है कि मतलब कि कैसे कैसे लिखते हैं, कैसे अपने भावों को लिखते हैं, कैसे शब्दों का यूज़ करना, तो उसको सेम से लिखना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर तीसरा है बिल्कुल सही है। तो इसलिए हमेशा आपको वही ऑप्शन लगाना है जिसके अंदर जो है बच्चा मेन हो और बच्चे का विकास हो रहा हो और बच्चा अपने आप से कुछ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कर रहा हो, हमेशा आपने वही ऑप्शन लगाना है। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल ठीक है। थैंक यू फ्रेंड। रेशमा शिक्षा वर्ल्ड को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही नई नई वीडियोस लेकर आऊँगी।